चलिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे बच्चों। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में तो वहां से हम लोग एक फोर्स के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फोर्स, और 11th में हम लोग एक फोर्स के बारे में पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन और सिमिलरिटी को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 होता है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, दोनों को कंबाइन किए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q। आप फॉर्मुलेटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K को क्या कहते हैं, कूलम्ब्स फोर्स। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि जहां पे आपका चार्ज आ रहा है ना बच्चों, चार्ज के जगह पे यहां क्या हो जाता है, मास। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m1 into m2 अपॉन R स्क्वायर। अब सोचिएगा, यहां से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पर भी कांस्टेंट आएगा, तो यहां पे कांस्टेंट आता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन कौन स्क्वायर बच्चों, R स्क्वायर। देखिए, इस K को कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट और इस G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये K जो होता है ना, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ये हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है, इस कारण K भी किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और अगर K मीडियम पे डिपेंड करता है, इसका मतलब फोर्स भी मीडियम पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहां अगर हम लोग G की बात करें तो ये जो G है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। और अगर G मीडियम से इंडिपेंडेंट होगा तो सोच करके देखो, ये जो फोर्स है ये F भी मीडियम से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो हम लोग ये जान गए कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है। देखिएगा, आगे सबसे पहले हम दोनों के सिमिलरिटी पे बात करें तो अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करो तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर हम लोग सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी क्या है, तो पहली सिमिलरिटी है कि दोनों में जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। मतलब बोथ फोर्स फॉलो क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलिएगा सिमिलरिटी, पहला सिमिलरिटी क्या बोलिएगा कि बोथ फोर्स फॉलो क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों का दोनों फोर्स किसको फॉलो करेगा, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। अगली बात, अगला समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, आप लोग को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है। ठीक है, इन सिमिलर वे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहां लगेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। मतलब दोनों का दोनों जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, बोथ द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। मतलब दोनों का दोनों जो फोर्स है वह सेंट्रल फोर्स है। वह कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। तो अगला सिमिलरिटी है कि बोथ द फोर्स acts along the line joint, acts along the
लाइन ज्वाइनिंग। चलिए स्पेस नहीं है, समझ लीजिएगा कि लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है बोथ द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच की सिमिलरिटी है। ये क्या था? सिमिलरिटी है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों डिफरेंस क्या है, इस बात पे गौर करेंगे कि दोनों के बीच में हम लोग अब डिफरेंस पढ़ेंगे। तो डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह क्या होता है कि अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव हो सकता है। मतलब आकर्षण के साथ प्रतिकर्षण की भी गुण होती है किसके पास? इलेक्ट्रिक फोर्स के पास। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सिर्फ गुणवत्ता होती है वह किस चीज की होती है? तो अट्रैक्शन की होती है। वह अट्रैक्ट करता है, ठीक है, आकर्षण करता है। तो डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स is attractive as well as repulsive in nature. Repulsive in nature. But gravitational force is only attractive in nature. Only attractive in nature. इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव में भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो ये हम लोग दोनों के बीच में सिमिलरिटी देख लिए और क्या देख लिए बच्चों? दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिए। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बेस पे, कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स between two charge fixed at a distance of 1 meter। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्ज फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कहता है दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 1 मीटर है। तो आप मिनिमम पॉसिबल फोर्स बताइए, ध्यान दीजिएगा। तो F इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। F इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे R को फिक्स कर दिया, मतलब ये जो फोर्स जो डिपेंड करेगा वह Q1 और Q2 पे डिपेंड करेगा। मतलब फोर्स का कौन सा वैल्यू बोला है? मिनिमम पॉसिबल बोला है। मतलब चार्ज को अगर मिनिमम कर दे तो हमारा फोर्स मिनिमम हो जाएगा।
और बताइए कि जो हमारा चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होता है वह E होता है, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दैट इज अगर F मिनिमम की बात करें तो F मिनिमम इक्वल टू हम बोल सकते हैं K इंटू E अपॉन 1 का होल स्क्वायर। दैट इज क्या हमारा आंसर आएगा बच्चों, KE स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्ज when fixed at a distance of 1 meter, fixed at a distance 1 meter। जब चार्ज को किसी डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 और Q2 का जो वैल्यू है उसको मिनिमम ले लेंगे। तो Q1 और Q2 का जो वैल्यू मिनिमम होगा वह क्या होता है, E। दैट इज F मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, KE स्क्वायर, ठीक है, R1 दे रखा था अपॉन 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, ध्यान दीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड A है। ओके, यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज, मतलब ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे चार्ज Q। हमारा कहता क्या है, जो ध्यान दे करके समझिएगा, ये वाला जो चार्ज है ना, जिसको मैं ब्लैक से कर रहा हूं, बोल्ड कर रहा हूं, इस पे हमें नेट फोर्स चाहिए। कहता है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो थोड़ा सा थिंक करेंगे, थोड़ा सा वेक्टर की बातों को सोचेंगे। देखिए ये वाला चार्ज भी प्लस है बच्चों, ये वाला भी चार्ज प्लस है, ये चार्ज भी प्लस है, ये चार्ज भी प्लस है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये वाला जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा, जो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको दूर ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा मतलब इसके कारण फोर्स इधर लगेगा। हाँ सर, लगेगा। अब बताइए कि इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा और वो जो इधर लगेगा वह कितना लगेगा, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं, कितना लगेगा। तो अगर कितना लगेगा की बात करते हैं तो दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का बीच का डिस्टेंस एक है, तो क्या ये वाला जो फोर्स होगा क्या वो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बन जाएगा? यस और नो। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जो है ये वाला जो चार्ज है ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज को दूर ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा मतलब इधर ढकेलेगा। यस और नो। ये कौन सा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है क्या वो 60 डिग्री होता है। जब ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो बताओ ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा। अब ये वाला फोर्स की अगर बात करते हैं तो ये वाला भी चार्ज क्यों है, ये वाला भी चार्ज क्यों है, तो ये वाला भी फोर्स हमारा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। इस फोर्स को हम मान लिए F1 और इस फोर्स को हम मान लिए F2। अब आप जानते हैं वेक्टर से कि अगर दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे कि रिजल्टेंट की फॉर्मूला होती थी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर बाबू इस फॉर्मूले में थीटा का वैल्यू 0 करें तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है वह A प्लस B होता है। अगर थीटा का वैल्यू 180 करें तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है वह A माइनस B होता है। और अगर थीटा का वैल्यू 90 रखे तो जो रिजल्टेंट होता है वह अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
जब हम लोग फोर्स की बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, तो फोर्स में इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है। क्या इंटरप्रेट करना है कि अब हम लोग पढ़ेंगे जो r है उसके जगह पे एफ नेट बोलेंगे और एफ नेट इक्वल टू बोलेंगे अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इनटू cos थीटा। तो बताइए अगर एफ नेट की अगर हम लोग बात करें तो एफ नेट इक्वल टू आप क्या बोलिएगा, तो एफ नेट इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कि सर एफ नेट इक्वल टू होगा अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इनटू cos थीटा। यस सर, अब बताइए f1 कितना है, तो अगर f नेट की बात करें तो f नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बताइए 2 इंटू k क्यू यहां ध्यान दीजिए k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, इनटू k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू दोनों के बीच का एंगल की अगर बात करोगे बाबू तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। देखिए नीचे लिख रहे हैं इनटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 जब लिखोगे तो बताओ क्या आ जाएगा हमारा, f नेट इक्वल टू अंडर रूट k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों तो k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 इंटू k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2। तो बताइए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, f नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज रूट 3 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बोलिए फिर से समझ लेते हैं, इस पे हमें फोर्स निकालना था, इसके कारण इस पे फोर्स इधर, क्योंकि क्यों लगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो दूर ढकेलेगा, इसके कारण इस पे फोर्स इधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो दूर ढकेलेगा। अब बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60, तो ये एंगल 60, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि F नेट इक्वल टू होता है अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इनटू cos थीटा। चलिए आगे, अब मान लीजिए एक स्क्वायर है, इस चलिए यहां ध्यान दीजिए एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे हमने क्यू 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 चार्ज और इस स्क्वायर का जो साइड है वह ए है, तो आपको पता है कि स्क्वायर का हर साइड सेम हो जाएगा। अब हमें क्या करता है कि ये वाला जो चार्ज है ना इस पे फोर्स निकालना, नेट फोर्स, ये वाला चार्ज पे नेट फोर्स निकालना, इस वाले चार्ज पे फाइंड नेट फोर्स ऑन द बोल्ड चार्ज। नेट फोर्स निकालना है हमें किस पे, बोल्ड चार्ज पे, इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे बाबू, इस बात पे गौर कर लेते हैं। तो बताइए इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है तो जितना भी चार्ज है सबके कारण फोर्स का डायरेक्शन आगे डिसाइड कर लेंगे। इसके कारण इस पर, इसके कारण
इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, दूर ढकेलेगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब बताइए इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना, ए। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, सेम, दैट इज इधर जो फोर्स लगेगा क्या होगा, kq² अपॉन a²। हाँ सर। अब बताइए इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना, a। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, फोर्स कितना लगेगा, kq² अपॉन a²। अब यहां पे ध्यान दें इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। आगे हम इन दो इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स निकाल करके आगे हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइए इसके कारण और इसके कारण मान लिया जाए कि इसको हम F1 मान लिए और इसको हम F2 मान लिए, तो F1 और F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि जब F इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। तो सोचो कि अगर दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 का वैल्यू 0 और cos 90 का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू कितना, 0। तो बताइए F इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा, अंडर रूट F1² प्लस F2² मतलब kq² अपॉन a² का होल स्क्वायर प्लस kq² अपॉन a² का होल स्क्वायर। अब बताइए ये दोनों जुड़ेगा तो 2 दे देगा, तो बताइए अंडर रूट 2kq² अपॉन a² का होल स्क्वायर, दैट इज f इक्वल टू रूट 2kq² अपॉन a²। ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकला। अब सोचो ये वाला फोर्स भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, हाँ सर। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ये a है, ये a है, तो ये ट्रायंगल बन गया, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a। तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा क्या वह ऐसे लगेगा। अगर आप लोग वेक्टर जानते हैं तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट जो है वो बाइसेक्ट करके जाएगा। तो मतलब ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है कितना आया है, √2kq² अपॉन a²। ये इसी लाइन पे लाई करेगा। और साथ साथ एक बात और ध्यान दे करके समझना कि हमारा ये जो है, अगला बात करें तो हमारा इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पे, क्या वो भी इसी लाइन पे लाई करेगा, कितना होगा बताओ, q दोनों के बीच का डिस्टेंस √2 है। तो बताइए ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, इस फोर्स को हम बोल देते हैं F3 और ये वाला जो फोर्स लग रहा है उसको बोल देते हैं F4। तो बताइए इसके कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा बच्चों, तो इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा kq² अपॉन क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा kq² अपॉन √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2a²। अब बताओ क्या ये F3 और F4 एक ही लाइन पे लगा है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा क्या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो बताओ रे बच्चा, क्या F नेट इक्वल टू आप बोलिएगा क्या F3 प्लस F4 और F3 आपका कितना था, तो F3 इक्वल टू था kq² अपॉन कौन स्क्वायर a² अब प्लस, ठीक है 1 मिनट, सॉरी F3 गलत लिखा गया। F3 कितना था बच्चों, √2kq² अपॉन a² और प्लस कितना बच्चों, प्लस कितना हो जाएगा kq² अपॉन 2a²।
2a²। अब यहां पर ध्यान देकर के समझें, जब इसको सॉल्व करोगे बाबू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा कि यहां से KQ² अपॉन A² जो है ये कॉमन हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा √2 + 1/2। √2 + 1/2, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, इसके कारण इस पे फोर्स लगाओ, इसके कारण इस पे फोर्स लगाओ, फिर इसके कारण इस पे फोर्स लगाओ, इसके कारण इस पे लगाए इधर लगा, इसके कारण इस पे लगाए इधर लगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिए, इसके कारण इस पर लगाया तो इधर लगा, ठीक है। दोनों के रिजल्टेंट को ऐड कर। चलिए अब एक क्वेश्चन क्या पूछा है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ये एक स्क्वायर है, यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज Q है, साइड सबका A है और एक सेंटर पर चार्ज रख दिए हैं Q, एक सेंटर पे चार्ज रख दिए हैं Q, तो आपको नेट फोर्स इस सेंटर वाले चार्ज पे बताना है। फाइंड नेट फोर्स on the charge situated at center, सेंटर पे जो चार्ज है ना उस पर नेट फोर्स बताना है। सोचना थोड़ा सा, इसके कारण इस पे अगर फोर्स की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको ढकेलेगा अपने से दूर, इधर फोर्स लगाएगा। इसके कारण अगर इस पे बात करो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको अपने से दूर ढकेलेगा, इधर ढकेलेगा नीचे। ओके, अब बताओ कि ये दोनों जो आपस में है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस लो, ये यहां से यहां का डिस्टेंस लो, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो कैंसिल आउट कर लो। अब सोच करके देखना, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, दूर ढकेलेगा, ऐसे ढकेलेगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो किधर ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा, तो दूर ढकेलेगा तो क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों डिस्टेंस सेम, दोनों डिस्टेंस सेम होगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो सेंटर पे रखे चार्ज पे नेट फोर्स कितना आएगा, दैट इज नेट फोर्स का जो यहां आंसर होगा वह नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दिस फोर्स कैंसिल आउट दिस फोर्स कैंसिल आउट दिस फोर्स, ये जो बल है वो इसको कैंसिल कर दे रहा है और ये जो बल है वो इसको कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि ये प्लस तो ये अपने से दूर ढकेलेगा और ये प्लस तो ये इसको अपने से दूर ढकेलेगा, सब एक दूसरे को दूर दूर ढकेल रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, दैट इज डेफिनेट इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन कराएंगे।